सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। और आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ना तो एक बहाना है, मेन हमको नेशनलिज्म समझना है। और मेरा ये समझना है कि भाई नेशनलिज्म को समझना है तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए नेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस समय के यूरोप के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, उस समय का यूरोप जो था इस तरीके से बटा हुआ था। ठीक है, तो जो फ्रांस था, ठीक है, वो फ्रांस अभी अभी कुछ साल पहले तक ही, मतलब अगर हम बात करें, अगर हम शॉर्ट में थोड़ा सा समझाएं तो देखो, जो नेपोलियन जी थे वो कब आए थे? 1804 में नेपोलियन आ चुके थे। 1815 तक वो रहे, यानी बैटल ऑफ वाटरलू। तो 1804 से 1815 तक उन्होंने पूरे लगभग यूरोप को अपने अंदर कर ही लिया था। फिर 1815 में वाटरलू में वो हार जाते हैं और ट्रीटी ऑफ वियना होता है 1815 में। 1815 में होती है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना जो होता है वो 1815 में होता है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले फ्रांस का जो बहुत बड़ा टेरिटरी था उसको पहले उसके मेन लैंड तक ही छोड़ दिया जाता है। फिर उसके आसपास छोटे छोटे राज्य जैसे किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स को स्थापित करा जाता है। प्रसिया जो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, उसके ऊपर ऑस्ट्रिया का एक तरीके से दबदबा रहता है। वहरएज जो इटली था, जो कि हमारा मेन टॉपिक है जिसमें हमको समझना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसको कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे सबसे पहला लोम्बार्डी और वेनेशिया। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे समझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई जो हमारा लोम्बार्डी होता है, हम्म, एक मिनट। हम्म, ठीक है, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, ये जो है ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक, उसके बाद जो हमारा किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, ये जो है बर्बन डायनेस्टी के अंदर डाल दिया जाए। बर्बन डायनेस्टी के अंदर डाल दिया जाए। जो पैपल स्टेट है, अगर मैं देखा यहाँ पर, ये जो पैपल स्टेट है यहाँ पर, ठीक है, ये जो पैपल स्टेट है, ये पैपल स्टेट जो है ये किसके अंदर रहता है? ये बेसिकली रोम के अंदर रहता है। पैपल स्टेट रोम के अंदर, रोम कह लो या पोप कह लो। जो पोप होता है ना, जो क्रिश्चियंस के मतलब सुप्रीम हेड होते हैं, वो गुरु होते हैं जो वो, ठीक है, तो वो रोम के अधीन रहता है। ठीक, अब बचा क्या? तीन स्टेट्स जो होता है, मोडेना, टस्कनी एंड मोडेना, टस्कनी एंड आई थिंक परमा मोडेना टस्कनी। ये तीन जो है ये भी, मतलब इन पे डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होने का रहता है। और आखिरी में जो बचता है वो होता है हमारा पिडमोंट सार्डिनिया। पिडमोंट सार्डिनिया का जो राजा होता है उसका नाम होता है विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल, इन्हीं के जो मंत्री होते हैं इनका नाम होता है इनका नाम होता है काउंट कैबूल। काउंट कैबूल। अब जो काउंट कैबोर होते हैं इन्होंने ही पूरा जिम्मा लिया क्या करने का भाई? तो इटली को यूनिफाई करने का। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। पिडमोंट, जिस पर जिन पर किनका शासन था? पिडमोंट पर था शासन, इस बार हाईलाइटर का इस्तेमाल करा जाए। ठीक है, पिडमोंट पर था किसका शासन? पिडमोंट पर था शासन किनका? विक्टर इमैनुअल। लोम्बार्डी और वेनेशिया ये ऑस्ट्रियन एम्पायर में आता था। परमा, मोडेना और टस्कनी, इन पे भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। पैपल स्टेट्स रोम के अधीन आता था। किंगडम ऑफ टू सिसिली जो है ये
आता था बर्मन डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। बेसिकली ये सब 1815 के ही ट्रीटी में इन सबको बांट दिया गया। वैसा इसलिए करा गया कि अगर ये सब एक रहते तो फिर क्या होता, ये लोग राष्ट्र बनाने का डिमांड करते। उससे ऑस्ट्रिया जैसे जो कह लो एब्सोल्यूट मोनार्कीज जो है उनको बड़ा धक्का लगता था, इसीलिए इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता। बट यहाँ पर एंट्री होता है इस व्यक्ति का, जिनका नाम है काउंट कैबोर। ये काउंट कैबोर है, ओके। तो काउंट कैबोर जी ने क्या क्या करा, उनकी कहानी को हम जरा शॉर्ट में समझते हैं। तो सबसे पहला बात जो हम समझाना चाहते हैं वो था भाई क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर में होता क्या है, क्रीमियन वॉर में जो 1853 से लेकर के 1853-1854 के टाइम में चला था, इसमें जो है फ्रांस लड़ रहा था। तो पहला बात जो काउंट केबूर के दिमाग में क्लियर था कि देखो पिडमोंट है छोटा सा स्टेट, तो पिडमोंट को अगर लड़ना है किससे, ऑस्ट्रिया से, तो उसको चाहिए कोई पावरफुल साथी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया साथी कौन था, फ्रांस। तो फ्रांस से उसको करना होगा दोस्ती। पहला तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़िया रखने होंगे, तो वो उन्होंने रखा। और जब क्रीमियन वॉर में फ्रांस ने कभी मांगा भी नहीं था, पर फिर भी फ्रांस के साथ में जाकर के उन्होंने अपने आर्मी को खड़ा कर दिया। अब जब युद्ध जीता गया तो मजबूरन पिडमोंट को भी बुलाया गया, और पिडमोंट ने क्या करा कि उस स्टेज का इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रिया का जो कह लो एक तरीके से आधिपत्य था वेनेशिया और लंबार्डी पर, उस चीज को उस समय यूरोप के सामने रखा। और ठीक है, सेवॉय और नीस जो करके प्रांत था, सबसे पहले नीस जो है ये नेपोलियन को दिया गया, और ये बोला गया नेपोलियन से कि भाई आप इसको रख लो। नेपोलियन पिडमोंट के इस भाई सार्डिनिया पिडमोंट के इस बिहेवियर से बड़ा खुश हुआ, और उसने आश्वासन दिया किसको, पिडमोंट को, कि भाई तुम टेंशन मत लो, आराम से रहो, अगर कभी ऑस्ट्रिया अटैक करेगा तो फ्रांस आपकी मदद में आएगा। तो बस इतना ही प्राप्त करना था। उसके बाद 1854 से लेकर के 59 तक जो है जो हमारे का कैबूर जी थे, वो गुप्त रूप से क्या करते हैं, लॉम्बार्डी और वेनेशिया में, चूंकि इटालियन लोग तो वहाँ थे ही, तो वहाँ पर जा कर के नेशनलिज्म का भावना को और बढ़ाते हैं। बोलते हैं भाई तुम, मतलब एक तरीके से कह लो आप उकसाते हैं। यह बात जब ऑस्ट्रिया को पता चलता है तो ऑस्ट्रिया को बड़ा गुस्सा आता है। तो वो क्या करता है, 1859 में और 1860 में वॉर डिक्लेयर कर देता है अगेंस्ट किसके, पिडमोंट के। पिडमोंट यही चाह ही रहा था। अब पिडमोंट वर्सेस जैसे ही ऑस्ट्रिया होता है, तो ट्रीटी के अकॉर्डिंग फ्रांस को भी पिडमोंट के सपोर्ट में आना पड़ता है। अब फ्रांस जैसे ही पिडमोंट के सपोर्ट में आता है, ऑस्ट्रिया का आर्मी कमजोर पड़ जाता है। आराम से पिडमोंट जो है लॉम्बार्डी भी जीत लेता है और वेनेशिया भी जीत लेता है, ठीक है। पर फ्रांस बीच में ट्रीटी करवाता है, लॉम्बार्डी दे दिया जाता है पिडमोंट को, और वेनेशिया जो है वो दे दिया जाता है वापस से ऑस्ट्रिया को। मतलब मिला जुला करके ये वाला हिस्सा जो है, ये पिडमोंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसी समय लगे हाथों फ्रांस को भी समझ में आ रहा था कि भाई बड़ा पावरफुल होता जा रहा है, तुरंत ही आर्मी वापस बुला लेता है वेनेशिया को जीतने के बाद। पर कैबूर भी चालाक था, नाइस तो दिया ही था, साथ में अब एक और प्रोविंस जिसका नाम था सेवॉय, ये फ्रांस को गिफ्ट करता है। और फ्रांस बोलता है अब बोलो क्या चाहिए। अब बोला कि देखो ये सारे जैसे परमा, मोडेना और टस्कनी भी हमारे साथ मिलना चाहते हैं। तो फ्रांस बोला ठीक है, जाओ पहले वोटिंग करो, अगर वोटिंग में वो लोग आना चाहेंगे तभी ऐसा होगा। और बिल्कुल कैबूर का तो पहले ख्याति चारों ओर फैल ही चुका था, जब जब से लोम्बार्डी को जीता था। वोट कराया जाता है, और वोटिंग में ये सारे ही स्टेट्स जो है ये मिल जाते हैं किसमें, भाई पिडमोंट सार्डिनिया में। पिडमोंट सार्डिनिया में जैसे ही मिलते हैं, किंगडम और बड़ा होता है। ऑस्ट्रिया बस देख सकता है। अब इसी समय में 1861 आते आते लगभग लगभग ऐसा मैप हो जाता है, यहाँ पे 1861 में ये मैप बन जाता है, ठीक है। तो 1861 के बाद जब हम नीचे जाते हैं तो वो फिर कहानी स्टार्ट हो जाता है गैरीबाल्डी का। तो गैरीबाल्डी जी जो थे, उन्होंने क्या करा कि आर्म्स के साथ जो है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जीत लिया। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जीत लिया का क्या मतलब है कि वहां
के जो कह लो एक मिनट, सॉरी, वहाँ के जो बर्मन डायनेस्टी के रूलर थे, उससे वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी। तो उन्होंने क्या करा कि पहले किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जीता और फिर पोप के पैपल स्टेट पर आक्रमण किया। अब पोप के पैपल स्टेट पर जैसे ही आक्रमण करा, कैबूर ने फिर से दिमाग खेला और सार्डिनिया की आर्मी को बीच में भेज दिया। अब चूंकि देखो गैरीबाल्डी भी जो था, यानी जो गैरीबाल्डी जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जीत चुका था, तो गैरीबाल्डी भी था क्या, ये भी एक तरह का नेशनलिस्ट। तो गैरिबाल्डी और कैबूर के बीच में जब बातचीत होता है, पता नहीं क्या बात होता है, कैबूर गैरिबाल्डी को मना लेता है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को देने के लिए। किसमें? तो भाई पिडमॉन्ट को। तो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज भी जो है पिडमॉन्ट का पार्ट हो जाता है। अब बचा क्या? अब बचा पैपल स्टेट्स। ठीक है, पैपल स्टेट, पैपल स्टेट और वेनेशिया। बट अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 1862 में ही डेथ हो जाता है किनका? काउंट कैबूर। अब काउंट कैबूर का चूंकि डेथ हो जाता है, तो ये तो पूरा फिर नहीं देख पाते हैं यूनिफिकेशन। 1862 में इनका हो जाता है डेथ। लेकिन 1871 के टाइम में होता क्या है कि फ्रांस जो है, फ्रांस प्रसिया के साथ युद्ध में उलझ जाता है। इसका फ़ायदा उठा करके जो पैपल स्टेट है उस पर कब्जा कर लिया जाता है विक्टर इमैनुअल के द्वारा। और ऑस्ट्रिया भी उधर जर्मन यूनिफिकेशन से अलग ही परेशान था, जर्मनी की यूनिफिकेशन से, तो उसका फ़ायदा उठा करके अल्टीमेटली वेनेशिया को भी इटली में मिला लिया जाता है। अल्टीमेटली वेनेशिया भी इटली का पार्ट बन जाता है। ठीक है, वेनेशिया भी इटली का ही पार्ट बन जाता है। वेनेशिया इटली का पार्ट बन जाता है और पैपल स्टेट इटली का पार्ट बन जाता है। इससे होता क्या है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ जने का बड़ा ही इम्पोर्टेंट योगदान है, जैसे कि मैजिनी। ठीक, एक मिनट, जैसे कि मैजिनी, मैजिनी जो थे इनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान है। अगर आप बोलिएगा कि कितना बड़ा, तो मतलब सबका बराबर ही था भाई। मैजिनी, ठीक है, कैबूर का तो आपको पता ही है भाई, इनके बिना कुछ भी संभव नहीं था। विक्टर इमैनुअल राजा, ये भी एकदम चुप रहता था इस मामला में, बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता था। आर्मी भेजना है भाई, प्राइम मिनिस्टर जो मर्जी भेजो, जहाँ भेजना है भेजो। विक्टर इमैनुअल और अल्टीमेटली गैरिबाल्डी, इन चारों ने मिलकर के ये, मतलब वैसे तो बहुत होंगे पर ये मेन फिगर्स थे जिन्होंने अल्टीमेटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली को संपूर्ण बनाया। अब देखो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। एंड हम कुछ छोड़े थे नहीं, अच्छा ओके, मॉडर्न डे इटली का बात कर लें तो, अगर हम मॉडर्न डे इटली का बात करें तो मॉडर्न डे इटली जो है, मॉडर्न डे इटली जो है ये यूरोप में पड़ता है। ओके, मॉडर्न डे इटली यूरोप में पड़ता है। इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है जियोर्जिया मेलोनी है। ठीक है, रोम इसका कैपिटल है। करेंसी इसका है भाई, करेंसी है यूरो। दुनिया की 12th लार्जेस्ट इकॉनमी है विथ 12 विथ 3.1 ट्रिलियन डॉलर। ओके, 3.1 ट्रिलियन डॉलर ऑलमोस्ट इसका इकोनॉमी है। और बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया, यू हैव एंजॉयड। अगले पार्ट में हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे एंड वहाँ से फिर घुमा करके वापस ले जाएंगे नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ेंगे, ताकि और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच, होप आपको ये समझ में आया। ओके, थैंक यू।